वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सीए फाउंडेशन या फिर 11 क्लास का बेसिक ऑफ अकाउंटिंग शुरू करना जा रहा हूँ। मेरा नाम है सीए विशाल गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एजुकेटर, ट्रेनर एंड टैक्स लर्नर। आइए, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्लास सीए फाउंडेशन 11, सीएमए फाउंडेशन एंड सीएस वालों के लिए, मतलब जिनको भी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखनी है वो उनके लिए ये क्लास बहुत यूजफुल होने वाली है। हम लोग अकाउंट्स उस बेसिक से शुरू करेंगे जैसे क्लास 11th का स्टूडेंट शुरू करता है। एकदम बेसिक से देखने वाले हैं चीज़ें हम, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है, 10th में हम लोगों के पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक बार एकदम बेसिक से बातें करते हैं, ठीक है। 10th में हम लोगों के पास जो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है साइंस, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप, ठीक है, बायो पढ़ते हैं आप। उसके बाद हो गया एसएस, सोशल साइंस, उसमें आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इवन इकोनॉमिक्स का भी आपका टच आ जाता है। उसके बाद एक लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हुआ मैथमेटिक्स, और हिंदी या संस्कृत में से आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है दोस्त। अब होता क्या है, जब हम 11th में आते हैं और हम लोगों को कोई स्ट्रीम चूज करनी होती है, तो हम लोगों के सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए, स्ट्रीम्स तो 3 ही है, एक हो गया साइंस, एक हो गया कॉमर्स और एक हो गया आर्ट्स। अब साइंस वाले के पास या तो मेडिकल लेगा या नॉन मेडिकल लेगा। कॉमर्स वाले की अभी बात करते हैं क्योंकि हम लोगों को अकाउंट शुरू करना है। आर्ट्स वाले के पास अब बात क्या होती है कि अगर कोई मेडिकल ले रहा है स्टूडेंट, तो उसके पास क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, जो ऑलरेडी उसने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो फैमिलियर सब्जेक्ट है। नॉन मैथ भी लेगा तो भी पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगेन यहाँ पे मैथ्स पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे भी चीजें फैमिलियर हो जाती हैं, ठीक है। आर्ट्स लेता है तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इको, पॉल साइंस, जो कि सिविक्स का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है, पॉल साइंस, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो अगेन यहां से चीजें मिलती हुई चल रही हैं, यहां से चीजें फैमिलियर चल रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के पास अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स अगर लेते हैं मैथ्स तो आप, ठीक है, इकोनॉमिक्स और एक लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। अब ये 3 तो आपके फैमिलियर हो जाते हैं एक बार को, लेकिन अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज एकदम नए सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने कभी पहले पढ़े ही नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा उससे फैमिलियर कराता हूं, और अकाउंट्स में आज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की एकदम बात करेंगे। देखिए, हमारे समाज की ये धारणा है, हमारी सोसाइटी की ये धारणा है, इवन स्कूल में भी, जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो साइंस लेगा, मेडिकल या नॉन मेडिकल जो उसको पसंद आए, ठीक है। उसके बाद कम मार्क्स आए हैं तो कॉमर्स लेगा, और कुछ नहीं कर सकता तो आर्ट्स ले लेगा। मैं अगर आपको अपनी कहानी बताऊं, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज। मेरे 10th में 50% मार्क्स आए थे, कुछ घर में दिक्कत भी हो गई थी, इस वजह से मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को क्लियरली कह दिया कि आपको हम कॉमर्स तो खैर नहीं, आर्ट्स दे सकते हैं। मैंने कहा मेरे को साइंस भी नहीं चाहिए, मेरे को ये कॉमर्स विद मैथ्स ही चाहिए, क्योंकि मैं उसमें ही कुछ कर पाऊंगा, बाकी तो ना तो मेरे को साइंस पढ़ने वाली, ना मैं थ्योरी कर सकता, आर्ट्स भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो हमारे सोसाइटी में धारणा है कि भैया कुछ नहीं कर सकता तो आर्ट्स लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का आज की डेट में इतना स्कोप है और इतनी फील्ड्स हैं जिनका आप कुछ सोच भी नहीं सकते। आईएएस, जुडिशरी, लॉ, कितना कुछ है यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। इनकी तो कहानी अलग है, ये तो ओवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो इनकी तो कहानी बात करूँगा नहीं। अब मैं कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप में जज्बा है कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है टाटा अंबानी की तरह, बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है टाटा अंबानी की तरह, तो कॉमर्स से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। 2 सब्जेक्ट्स की बात करूंगा जो आज से पहले आपने कभी पढ़े ही नहीं, एक अकाउंट और एक बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिजनेस की स्टडीज करने वाले आप, स्ट्रेटेजीज कि कैसे बिजनेस चलाना है,
कैसे बिजनेस चलाया जाता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, फाइनेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ में बताई जाएंगी। एमबीए करते हैं आप आगे जाके, ठीक है। अकाउंट्स, भैया बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस का अपना हिसाब किताब ही नहीं पढ़ता तो क्या करोगे। तो आज मैं आपको एकदम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वर्ड में ही अकाउंट्स आ रहा है, तो अकाउंट्स तो मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। 11th हो 12th हो कॉमर्स वाले के लिए, उसके बाद बाई चांस आपने सोचा कि भाई मेरे को तो अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है, मेरे को तो अपनी ज़िंदगी की वाट लगानी है, और आपने सीए करनी शुरू कर दी। मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि नो डाउट सीए जैसा प्रोफेशन भी नहीं होने वाला। जितना एक्सपोजर सीए की लाइफ में होता है वो शायद ही किसी की लाइफ में हो। और इवन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इवन साइंस वगैरह करने के बावजूद भी कहते हैं कि सीए का जितना एक्सपोजर होता है उतना एक्सपोजर बिजनेस का किसी और को हो नहीं सकता, ठीक है। तो अकाउंट्स वाले की अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो उसके लिए तो सिरिंज लगाकर अगर ब्लड भी निकालेंगे तो शायद डेबिट क्रेडिट या जर्नल एंट्रीज बैलेंस शीट ही निकल रही होगी, ठीक है। तो हम लोग एकदम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंट सब्जेक्ट क्या है, देखिए अकाउंट्स अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो कुछ भी नहीं है, एक हिसाब किताब करने को अकाउंट्स कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सॉरी, हम हिसाब किताब रखने के लिए को अकाउंट्स कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अकाउंट्स तो अब सब्जेक्ट हमने बना दिया 11th में आके, एक सेपरेट सब्जेक्ट। क्या उससे पहले कभी आपने हिसाब किताब नहीं किया, अकाउंटिंग नहीं की? अरे सब किया सर। मम्मी ने 100 रुपये दिए, बेटा बाजार जाओ ये सामान ले आओ, 20 रुपये की एक चीज़ ले आए, 30 रुपये की एक चीज़ ले आए, 15 रुपये की एक चीज़ ले आए, टोटल 65 रुपीज़ खर्च कर दिया आपने, बचे कितने? 35 रुपीज़ हो गई अकाउंटिंग। सर क्या अकाउंट्स इतना ही आसान है? सर अकाउंट्स वाकई में इतना ही आसान है, ठीक है। प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ कॉमर्स एक सब्जेक्ट ऐसा है कि पूरी की पूरी स्ट्रीम ऐसी है एकदम प्रैक्टिकल जुड़ी हुई है। मेरे टाइम पे बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ नहीं आती थी, आज की डेट में तो बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट इतना अच्छा सब्जेक्ट हो चुका है कि पूरी केस स्टडीज़ बेस्ड है, आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी समझाई जाती हैं। अकाउंट्स में भी अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह देखेंगे और ध्यान से करते हैं प्रोजेक्ट वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस शीट वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनीज की बैलेंस शीट में आपको रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करने की बात की। चलो मैंने हाई फाई बात कर दी, तो मैं बेसिक पे आता हूँ एकदम, ठीक है। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। देखिए जब आप कॉमर्स की स्ट्रीम ले रहे हैं तो अपना माइंड सेट ये बना लीजिए कि आपको मुंशी नहीं बनना, आपको बिजनेसमैन बनना है। ऑल्दो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हिसाब किताब संभालने की बात कर रहा है, लेकिन बिजनेसमैन भी तो अपना हिसाब किताब देखेगा। तो हिसाब किताब अगर आपने देखना है तो आपको अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक है। अकाउंट्स क्या, एकदम बेसिक की बात करता हूं, एकदम बेसिक। दिमाग क्या चलना है जब अकाउंट्स पढ़ रहा हूं, तो अपने दिमाग में क्या चलना चाहिए कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। अब एकदम छोटी सी बात से शुरू करते हैं। आपने बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, आपने बिजनेस शुरू करना है, आप बिजनेसमैन हैं और आपने बिजनेस शुरू करना है, आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आपने बिजनेस शुरू करना है, आपने एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है और बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। तो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आपने अपना बिजनेस शुरू करना है, ऑफिस कह लीजिए, फैक्ट्री कह लीजिए, कुछ भी, ठीक है। एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ही खोलना है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे बैठे हैं तो मैं एग्जाम्पल भी उसी टाइप का लेता हूँ। तो आपने एक अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है तो खुद सोच के देखिएगा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट बनती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। आपको क्या चाहिए होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए? सर सबसे पहले मेरे को एक ऑफिस चाहिएगा, तो ऑफिस चाहिए, ठीक है। ऑफिस में के लिए मैं कहता हूँ तो थोड़ा सस्ता जमाना मान लेते हैं, आपको 10 लाख रुपए का एक ऑफिस चाहिए, 10 लाख रुपए का ऑफिस आ गया। तो ऑफिस लेने के बाद आपको ये ऑफिस ले लेते हैं, ठीक है, ऑफिस चाहिए, मतलब आपको एक क्लासरूम वाला ऑफिस चाहिए। उसके बाद आपको ये प्रोजेक्टर चाहिए, स्टूडियो वगैरह बनाना है, ये 5 लाख रुपए का सेटअप आएगा सर, ठीक है। तो 5 लाख रुपए का आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम आएगा, ठीक है। और कुछ
ठीक है, इतने में ही अगर बात करते हैं प्लस फर्नीचर वगैरह जो भी है तो 5 लाख रुपए और फर्नीचर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लगा लेते हैं। तो टोटल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 20 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। अब ये जो 20 लाख रुपए, चलिए मैं खड़ा होकर पढ़ाता हूं, मैं थोड़ा बैठा बैठा टायर्ड हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि आपको अब 20 लाख रुपए चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए, 20 लाख रुपए चाहिए। अब ये 20 लाख रुपए इस बिजनेसमैन साहब ने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए लेके आने, ठीक है। अब ये 20 लाख रुपए आपके पास हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास 20 लाख रुपए हैं, ठीक है, पूरे 20 लाख रुपए आप लगा दीजिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए कुछ लेते हैं, ठीक है, 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए आप ले आइए, ठीक है, 12 लाख रुपए तो आप ले आइए और 8 लाख रुपए बाहर से अरेंज कर लीजिए। यहीं से मेरा बिजनेस शुरू हो गया, यहीं से मेरा बिजनेस शुरू हो गया। अब जो इस बिजनेसमैन ने इस बिजनेस में पैसा लगाया, माइंडेड, इस बिजनेसमैन ने जो इस बिजनेस में पैसा लगाया, ये जो एरो जा रही है, ये जो एरो जा रही है 12 लाख रुपए, ठीक है, ये जो पैसा लगाया इस बिजनेसमैन की, इसे कहा जाएगा कैपिटल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजी। हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजी, ठीक है। और 8 लाख रुपए आपने बाहर से अरेंज किया, एग्जांपल बैंक लोन ले लिया, बैंक लोन ले लिया, दोस्तों से उधार ले लिया, मम्मी पापा से उधार ले लिया, किसी से भी उधार ले लिया, तो वो हो गई आपकी लायबिलिटीज। क्या हो गई? आपकी लायबिलिटीज। और ये सारी काम करने के बाद आपने क्या किया? ये दोनों मिलाकर, ये पैसा मिलाकर आपने क्या किया है? ये 20 लाख रुपए के सामान को खरीदा है इस बिजनेस को चलाने के लिए। इस बिजनेस को चलाने के लिए ये 20 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा है। ये जो 20 लाख रुपए का सामान खरीदा है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 20 लाख रुपए का सामान खरीदा है, इसे यहां पे लेके आता हूं, इसे कहते हैं हम असेट्स। तो बिजनेस में जो पैसा आपने लगाया, बिजनेस में जो आपने पैसा लगाया, मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए आपने ऑफिस खरीदा, आपने रिकॉर्डिंग सिस्टम खरीदा, आपने फर्नीचर वगैरह खरीदा अपने स्टूडेंट्स के लिए, एसी वगैरह खरीदा, सब कुछ। वो जो 20 लाख रुपया था, वो 20 लाख रुपया आपका कहां से अरेंज हुआ? एक बिजनेसमैन खुद लेके आया और एक उसने उधार लिया और उससे ये इसका बिजनेस शुरू हुआ। तो ये बिजनेस के असेट्स हैं। बिजनेस के असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बिजनेस में जो असेट लगने वाले हैं, बिजनेस में जो सामान लगने वाला है, वो कहां से आया? असेट्स प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। असेट्स कहां से आए? या तो मालिक का खुद का पैसा है, या तो मालिक का पैसा है, या फिर उधार मांग के लाया गया है। दोनों का कॉम्बिनेशन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। ऑब्वियस सी बात है, खुद अपना पैसा लगाएंगे बिजनेस में, जब ही तो बाहर वाला उधार देगा, हाँ भाई चल बिजनेस शुरू कर रहा है, चल मेरे से भी पैसे ले ले, बिजनेस कमाया, जब कमाई होगी, जब पैसा धीरे धीरे वापस देते रहना। यहीं से मेरी चीजें शुरू होती हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बात करता हूं अपनी, ठीक है। आपने ड्राइविंग सीखनी है, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्राइव, मेरे को ड्राइविंग सीखनी है। अब एक तरीका तो ये बनता है, मैं वापस आता हूं अपने पे, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको, जरा पहले मेरी बात सुनिएगा। मेरे को ड्राइविंग सीखनी है, तो अब जब मेरे को ड्राइविंग सीखनी है, एक तो तरीका ये है कि मैं मार्केट जाऊं, मार्केट से 100 रुपए की, 150 रुपए की एक बुक खरीदूं, ठीक है, 200 पेजेस की, और वो बुक थियोरेटिकली पढूं। सर ये एक्सीलेटर होता है, ये ब्रेक होता है और ये क्लच होता है, ये वाला पेडल एक्सीलेटर, फिर ब्रेक, फिर क्लच, ठीक है। एक्सीलेटर पे पैर रखो तो गाड़ी आगे जाती है, ब्रेक पे पैर रखो तो गाड़ी रुक जाती है, क्लच पे पैर रख के गाड़ी का गियर चेंज किया जाता है। ये थियोरेटिकली आप समझ लेंगे, बुक में लिखा होगा इतने से इतनी स्पीड रखने पे पहले गियर में चलानी होती है, फिर दूसरे में, फिर पांचवें में, ठीक है। लेकिन क्या उससे आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी? मैं कहता हूं आप अच्छी तरह घोट लीजिए, मैं आपका थ्योरी का एग्जाम लूंगा, हाउ टू ड्राइव अ कार, आप 100 आउट ऑफ 100 ले आइए। उसके बाद भी जब आपको गाड़ी की चाबी दी जाएगी और आपको कहा जाएगा ना कि गाड़ी चलाइए, तो शायद आपसे चलेगी नहीं। शायद क्या, 95% श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि वो गाड़ी आपसे चलेगी नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल करके ज़्यादा समझ में आती है। प्रैक्टिकली उनको कर लिया जाए और उसके बाद उनकी थ्योरी समझी जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
अकाउंट्स भी अपने आप में एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। अकाउंट्स में कुछ बेसिक एजम्पशन है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे अकाउंट्स पढ़ा जाता है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं पहली क्लास में ही आपको वो चीज़ें पढ़ाने लगूँ, ये अकाउंट्स है, अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग होता है, समराइजिंग होता है, ये होता है, वो होता है, आप ना वैसे ही डर के भाग जाएंगे। यार हम लोगों ने सोचा था कि अकाउंट्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसमें 95+ मार्क्स आ जाते हैं, और सर तो चालू हो गए हैं थ्योरी में और हम तो थ्योरी से बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल से शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल की बातें समझानी शुरू की मैंने आपको, तो हम लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाना। मैंने कहा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन यहाँ पे, कहाँ पे है? यहाँ पे है ना? फिर दोबारा देख लीजिए कहाँ पे बिजनेसमैन, कहीं भूल जाए। ये रहा बिजनेसमैन, लेकिन इसका बिजनेस तो दूर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तो सर बिजनेस दूर ही होना चाहिए। अरे नहीं भाई, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, घर आपका ऊपर और नीचे भी बिजनेस हो सकता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एक, जब हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, अब एक बात सुनिएगा, एक बात सुनिएगा, ये है अल्फाबेट ए। किसने कहा? सर नर्सरी की मैम ने कहा था ये ए होता है। अच्छा ये क्या होता है? सर ये बी होता है। बेटा ये ए क्यों नहीं होता और ये बी क्यों नहीं होता? सर मैडम ने तो ऐसे ही बताया था। तो आपने नर्सरी में मान लिया कि ये ए है, नर्सरी में मान लिया कि ये बी है, और उस मानने से ही आपकी गाड़ी शुरू हुई है, उस मानने से ही आपकी गाड़ी शुरू हुई है। मैं ये लिख रहा हूं, क्या लिखा? अमित। तो ये ए है, जब ये अमित बना है, और ये बी होता तो बमित हो जाता। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कुछ चीजें हम लोगों ने दुनिया को माना ही है, उससे मानने से ही चीजें चल रही हैं। मेरे पेरेंट्स है, वो आपके पेरेंट नहीं है, आपके पेरेंट मेरे पेरेंट नहीं है। क्यों? क्या मम्मी पास से कोई डोर बंधी हुई है? ये मेरे पापा हैं तो यहां से डोर बंधी हुई है, इसीलिए ये मेरे पापा है। ये मम्मी है क्योंकि डोर बंधी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। नर्स लेके आई, मम्मी की गोदी में रखा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ बेबी बॉय, और मम्मी भी खुश और वो बच्चा मान लिया गया। पूरी दुनिया मानने पे टिकी हुई, पूरी दुनिया मानने पे टिकी हुई, और कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में। ठीक है, तो मानने से ही चीजें चल रही हैं। तो अब जब हम अकाउंट शुरू करने जा रहे हैं आज, तो अकाउंट्स भी पढ़ना हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ मानने से ही शुरू करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे अभी आपको कहा, मैंने जैसे अभी आपको यहां पे कहा, बिजनेसमैन और बिजनेस, मैंने दो अलग अलग दिखाए। हम लोग जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन की अकाउंटिंग कर रहे हैं या बिजनेसमैन के बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं? सर हम बिजनेसमैन के बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। सर कुछ कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब क्या? मैं बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग करने नहीं बैठा कि वो घर में क्या खाता है, क्या पीता है, घर में क्या खर्च करता है, घर का क्या रेंट पे करता है, घर में अपने बच्चों की ट्यूशन फीस क्या दे रहा है, मेरे को मतलब नहीं है। मैं बिजनेस की अकाउंटिंग करने बैठा हूं, मैं बिजनेस की बातें करूंगा। बिजनेस में कितना पैसा लगा, बिजनेस का क्या खर्चा हुआ, बिजनेस में क्या इनकम हुई, मैं उसकी बातें करने वाला हूं। ठीक है, तो बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। और यहीं से मेरा एक छोटा सा थ्योरी का टॉपिक है, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कुछ भी कह लीजिए इसे। ठीक है, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कह दिया जाता है इसे। ठीक है, तो आप यहां से अपनी चीजें शुरू करेंगे। नथुलाल जी हैं, नथुलाल टॉय शॉप खोलने वाले हैं, नथुलाल जी। ठीक है, इन्होंने, मैंने अपने एग्जांपल में 20 लाख रुपए लिया था, ये 10 लाख, छोटे बिजनेसमैन है, मैं थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन हूं। ठीक है, तो इन्होंने 10 लाख से शुरू किया। तो 10 लाख रुपए जो इन्होंने यहां पे नथुलाल जी ने अपने टॉय शॉप में लगाए, ठीक है, नथुलाल जी अलग है और नथुलाल जी की
जो शॉप है, जो बिजनेस है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन, इट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन, इसे एक अलग पर्सन माना जाएगा। और हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो नथुलाल जी की टॉय शॉप की, उनके बिजनेस की अकाउंटिंग करने वाले, उनके पर्सनल की अकाउंटिंग नहीं करने वाले। उनके पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनका दवाइयों पे क्या खर्चा होता है, रेंट पे क्या खर्चा होता है, बच्चे के लिए क्या लेके आते हैं, बीवी के लिए क्या लेके आते हैं, it is none of my business. I'm concerned only with the business of नथुलाल जी। ठीक है, तो ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मतलब क्या, बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग माना जाएगा, अलग अलग माना जाएगा। और हमें जो अकाउंटेंट बनाया जा रहा है वो बिजनेस के लिए बनाया जा रहा है, हमें नथुलाल जी के लिए, मतलब बिजनेसमैन के लिए नहीं बनाया जा रहा। वी विल रिकॉर्ड ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ऑल द मनी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट अकॉर्डिंग टू द बिजनेसमैन। ठीक है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। सर ये थोड़ी सी दिक्कत अभी भी है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? सर ये बिजनेस जो है नथुलाल जी का ही तो है, यही तो है नथुलाल जी, यही तो बिजनेस कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा आपको, नथुलाल जी ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम नथुलाल जी जो बिजनेस कर रहे हैं बस उसकी बातें करेंगे। नथुलाल जी घर पे जाके क्या कर रहे हैं हमें मतलब नहीं है। नथुलाल जी बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हैं, सर बिजनेस किसके लिए कमा रहा है? नथुलाल जी के लिए तो कमा रहा है, तो नथुलाल जी और नथुलाल जी का बिजनेस एक ही नहीं। अरे भाई सुनो तो सही, मैं कह रहा हूं बिजनेस ने जो कमाया वो नथुलाल जी को दे देंगे, बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो नथुलाल जी से ले लेंगे, लेकिन हम बिजनेस की बातें, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, हम बिजनेस की बातें करेंगे, नथुलाल जी की। हाँ इतना जरूर है, कमाया, प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, दे दो इन्हें, दे देंगे। लॉस हुआ, पैसा कम रह गया, इनसे ले लेंगे, फिर बिजनेस इनका है। मतलब क्या, बिजनेस जो भी करेगा वो नथुलाल जी के लिए करेगा, बिजनेस खोएगा नथुलाल जी का खोएगा, बिजनेस कमाएगा कमा के नथुलाल जी को दे देगा, लेकिन बिजनेस में जो चीजें रिकॉर्ड होंगी वो बिजनेस की रिकॉर्ड होंगी, वो नथुलाल जी की पर्सनल चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। समझ में आती है बात? ठीक है, तो हम वापस जाते हैं और अपनी चीजों को और समझने की डिटेल में कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पे क्या समझाया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझाया, बिजनेस एंटिटी एजम्पशन, सबसे पहली एजम्पशन है हमारी। ठीक है, बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। ठीक है, तो बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग हैं, और हम जो ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन हम जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो बिजनेसमैन की रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो बिजनेस की रिकॉर्ड, वो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, जो हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने वाले हैं वो बिजनेस की रिकॉर्ड करने वाले हैं, हमें बिजनेसमैन की ट्रांजेक्शन से, उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको 3 टर्मिनोलॉजीज आपके साथ डिस्कस कर ली। ठीक है, एक बार इन 3 टर्मिनोलॉजीज को फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक मैंने कहा असेट्स, एक मैंने कहा लाइबिलिटी, एक मैंने कहा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड असेट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा सा समझते हैं, डिटेल में बाद में समझेंगे थियोरेटिकली। सर मैडम ने कहा था एक ना करंट एसेट्स होते हैं, एक ना नॉन करंट एसेट्स। भाई मैम बहुत अच्छी है, मैम ने बहुत अच्छा समझाया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी थ्योरी पे नहीं जा सकता, मैं थोड़ा सा थ्योरी से बचने वालों में से हूँ, इसीलिए कॉमर्स ली थी, वरना थ्योरी लेनी होती तो आर्ट्स ले लेता, आज तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम रहा होता आईएएस बन के। लेकिन हाँ पता नहीं था उस टाइम पे कि थ्योरी पढ़नी, तो इसीलिए अभी तो मैं इसमें ही मैं खुश हूँ। तो हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, असेट्स। ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटी, इन 3 टर्मिनोलॉजीज को बेसिक को समझते हैं। सर असेट्स क्या होते हैं? अब आप में से जो लोग वीडियोस देख रहे हैं 11th के स्टूडेंट, सीए फाउंडेशन, बिल्डिंग असेट होता है सर, कार असेट होती है सर, व्हीकल असेट होती है, ये जो रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाया है ये असेट होता है, ये जो ऑफिस होता है ये असेट होता है। एकदम ठीक कहा आपने, ये सारी चीजें असेट हैं, लेकिन आपने असेट के एग्जाम्पल दिए हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि असेट का मतलब क्या होता है? सर एकदम सिंपल डेफिनेशन, एकदम सिंपल भाषा में कहने की कोशिश करूंगा। एनीथिंग, मैंने वर्ड क्या लिख दिया, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच हेल्प्स टू जनरेट
इनकम। कोई भी चीज जो इनकम कमाने में मेरी हेल्प करेगी वो है एसेट। कोई भी चीज जो इनकम कमाने में मेरी हेल्प करेगी वो है एसेट। इससे फालतू मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ब्रॉडली मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, मैं किताबी बातों पे नहीं जा रहा। करंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता। टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट होते हैं, मेरे को नहीं पता। फिक्टिशियस एसेट होते हैं, नॉन फिक्टिशियस एसेट होते हैं, मेरे को नहीं पता सच्ची में मेरे को नहीं पता। आज मैं याद नहीं करके आया हूं, ठीक है। तो अब मैं अगर एसेट की बात करूं तो फिलहाल के लिए एसेट्स को तीन चीजें में बांट रहा हूं मैं। थिंग्स, एनीथिंग बोला था ना मैंने, थिंग्स। तो थिंग्स जैसे मैंने अभी कहा, ऑफिस है, ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग सिस्टम लिया था, मैंने फर्नीचर लिया था। ये सारी चीजें जो हैं ये सारे असेट्स हैं, एकदम ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी समझिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, सॉरी मैं तो पढ़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट खोला। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं कुछ ऐसे हैं जो साथ के साथ फीस दे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं सर आधी अभी ले लो आधी बाद में दे लो, ठीक है। आप इसी को बिजनेस से ट्रीट कर लीजिए। आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं तो आपने बिजनेस शुरू किया, आप कैश सेल कर रहे हैं, आप क्रेडिट सेल भी कर रहे हैं, उधार की सेल, ठीक है। तो जिन लोगों को आपने उधार माल बेचा उनको हम कहते हैं डेटर्स। बी साइलेंट है, बी साइलेंट है। मैं 11th में पढ़ता था डेबिटर्स, 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 डेबिटर नहीं है, डेटर्स पढ़ा जाता है, बी साइलेंट, ठीक है ना। तो बी साइलेंट है, बी साइलेंट है, लिख लेना, बी साइलेंट है, ठीक है ना। तो डेटर्स, तो जिनको हम लोगों ने उधार में माल बेचा, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उधार में पढ़ाया क्योंकि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं तो पूरा कोर्स कराऊंगा, स्टूडेंट भी पूरा कोर्स करके जाएगा, लेकिन उसने आधी फीस दी, आधी फीस बाद में देगा, ठीक है ना। तो वो आधी फीस के लिए मेरा क्या हो गया, डेटर्स हो गया, डेटर्स, डेटर्स भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैंने किसी को 10,000 रुपए का माल बेचा, वो 10,000 रुपए का डेटर हो गया, उसको मैं कहता हूं असेट, क्योंकि वो मेरे को फ्यूचर में पैसा देगा। मैं अभी उसको सर्विसेज दे रहा हूं या मैं उसे अभी गुड सेल कर रहा हूं, ठीक है। उसने 2,000 रुपए दिए तो क्या डेटर्स खत्म हो गए, असेट खत्म हो गया ना। 10,000 देने देना, 2,000 दिए तो अभी भी 8,000 का डेटर है। सर फिर 5,000 रुपए दे दिए, फिर भी 3,000 रुपए का डेटर रह गया। हाँ, अब जब उसने 3,000 रुपए भी दे दिए तो अब ये डेटर खत्म, अब असेट खत्म, क्योंकि जितने पैसे लेने थे वो सारे पैसे आ गए हैं। समझ में आती है मेरी बात? चलूं थोड़ा सा और आगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहली मैंने बात कर ली आपसे डेटर्स की, थिंग्स की, दूसरी बात कर ली डेटर्स की। अब समझिएगा तीसरा पॉइंट, आप खर्चा करते हैं, भाई बिजनेस चलाना तो खर्चा करना पड़ेगा, रेंट दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, कुछ भी खर्चे। अगर कोई एडवांस में आपने खर्चा पे कर दिया, एक्सपेंस पेड, अमाउंट पेड इन एडवांस फॉर एक्सपेंसेस, उसको कहते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये भी मेरा असेट होता है, तो ये भी मेरा असेट होता है। तो प्रीपेड, मेरे को रेंट पे करना है, हर महीने की हेडेक है, ठीक है ना। मेरे मकान मालिक आए, यार विशाल थोड़ी सी ना इस बार जरूरत है, तो इस बार 2 महीने का रेंट इकट्ठा दे दे। तो मेरा 10,000 रुपये रेंट जाता है, इस महीने का 10,000 रुपये रेंट, अगले 2 महीने का 30,000 रुपये इकट्ठे दे दिए। तो वो जो इस महीने का रेंट नहीं, इस महीने का तो एक्सपेंस था ही, ठीक है ना, तो वो तो गया। अब आगे 2 महीने का मैंने जो एडवांस में पे कर दिया 20,000 रुपीज, वो मेरा प्रीपेड हो गया। अब अगले महीने मेरे को रेंट नहीं देना, अगले महीने मैं ठाठ से यहां पे बैठूंगा और कोई खर्चा नहीं है। अब अगला महीना निकल गया तो इसमें से 10,000 रुपए का प्रीपेड एक्सपेंस खत्म हो गया। फिर कितना रह गया सर, अभी भी 10,000 तो रहता है, तो ये अभी असेट काउंट होगा। उसके बाद अगले महीने मतलब सेकंड मंथ भी मैंने रेंट पे नहीं किया, लेकिन मैंने प्रीमाइसेस का फायदा उठाया, तो ये वाला 10,000 रुपये भी खत्म हो गया। गॉट इट? अब मेरा ये एसेट खत्म हुआ, ठीक है। तो ये मेरी एसेट की बात मैंने आपको समझा दी, क्लियर है, समझ में आती बात? नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा, कैपिटल। कैपिटल मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर रहा। कैपिटल इतना समझ लीजिए, जो ओनर ने
इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ठीक है ना, मनी और असेट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस, जो भी पैसा, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था 20 लाख रुपए चाहिए, तो 20 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए, देखिए ना एग्जांपल याद रखिएगा अपना, 12 लाख रुपए तो ओनर ले आया था और 8 लाख रुपए इसने बाहर से ले लिया था। अब ये जो 12 लाख रुपए ओनर ले आया था, ऐसा भी हो सकता है कि ये 12 लाख रुपए पूरा कैश में ना लाके कुछ सामान ले आता। तो जो भी पैसा या असेट मालिक लेके आता है, बिजनेस का मालिक लेके आता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। एम आई क्लियर? समझ में आती बात? एक छोटी सी टर्म और ध्यान रख लीजिए, इसी के साथ साथ याद रह जाएगी, इसीलिए अभी बता रहा हूं। सर मेल का अपोजिट फीमेल, ठीक है, ब्लैक का अपोजिट व्हाइट, इसी तरह कैपिटल का अपोजिट। सर कैपिटल का अपोजिट कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? अकाउंट पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, क्या चाह क्या रहे हो? कैपिटल का अपोजिट बताओ तो सही। कैपिटल का अपोजिट ड्राइंग्स। मतलब क्या? जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, पैसा लाया बिजनेस में, पैसा डाला बिजनेस में, वो तो उसकी हो गई कैपिटल। मैंने जो बिजनेस में पैसा डाल दिया 12 लाख रुपए, वो तो हो गई कैपिटल। लेकिन मेरे को घर भी तो चलाना है, थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, तो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय हुम? बाय बिजनेसमैन, ठीक है ना, बाय बिजनेसमैन, ठीक है। वो क्या होता है सर? वो होता है ड्राइंग्स। वो वाली ड्राइंग नहीं कहीं करने बैठ जाओ, ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग, ये अलग ड्राइंग है, ठीक है ना, इसको नाम क्या दी? ड्राइंग्स, ठीक है। समझ में आती है बात? एक और टर्म पढ़ते हैं, लायबिलिटीज, बेसिक्स की बातें में, फिर आगे आज की क्लास को समापन करते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज, ठीक है, अलग से बताता हूं। लायबिलिटीज क्या? उधार, सिंपल। जो बाहर वाले से उधार लिया वो उधार ही है, लायबिलिटी है। लेकिन आपको समझाने के पर्पज से पहले मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, मेरे को मत कह देना सर एक ना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, अच्छा एक होती करंट लायबिलिटी। यार तुम्हारी मैडम बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, इतनी सारी चीजें बताई है, लेकिन मैं मैडम नहीं हूँ, बाल भी नहीं है, ठीक है। हाँ शेव करके आया हूँ, क्लास रिकॉर्ड करनी थी, क्या करता, ठीक है। अब लायबिलिटी, मेरे को नहीं पता लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, मेरे को नहीं पता शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ। तो लायबिलिटी मैं थोड़ी देर के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे असेट 3 कैटेगरी में। जो मैं उधार लेके आया बैंक से, दोस्तों से, रिलेटिव से उधार लेके आया, वो है लोन। क्या है? लोन। आज ले लिया पैसा, जो 8 लाख रुपए, ये देखो ना, ये 8 लाख रुपए जो लेके आया हूं, ये ऐसा थोड़ी ना खा गया, अब नहीं देना भाई, जा राम राम श्याम श्याम, जानता ही नहीं मैं तेरे को, ऐसा नहीं है। ये पैसा देना पड़ेगा, नहीं दूं तो क्या कर लेगा भाई? देखेंगे फिर क्या करेंगे, सिस्टम विस्टम पड़ा है ना, ले जाएंगे, उठा के बेच देंगे, ठीक है। तो ये लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल ये पैसा देना है, लायबिलिटी। तो जो बैंक से लोन लिया, फ्रेंड सर्कल से लोन लिया, रिलेटिव से लोन लिया, वो लायबिलिटी, लोन है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको समझाया कि मैं जब माल उधार में बेचता हूं तो वो मेरे कौन बन जाते हैं? डेटर बन जाते हैं, बी साइलेंट, ठीक है, डेटर बन जाते हैं। इसी तरह जब मैं किसी से माल उधार पे खरीद रहा हूं, मेरे पास आज जेब में पैसे नहीं, कल को तुम्हारा माल बेच दूंगा, आगे सेल करूंगा, उसके बाद माल तुम्हें भी पैसे दे दूंगा, मेरा पास पैसे आएंगे तुम्हें दे दूंगा। तो जिनसे मैंने माल खरीदा उधार पे, वो हैं क्रेडिटर्स। कौन है? क्रेडिटर्स। क्लियर? वो लोग हैं क्रेडिटर्स, जिनको माल मैंने उधार पे बेचा, those person are called as creditors। क्लियर है बात? समझ में आती है?
ठीक है। अगेन वही वाला एग्जांपल है, मैंने 10,000 रुपये का अगर उधार लिया है माल, तो 10,000 में से 2,000 दिए तो 8,000 अभी भी क्रेडिटर्स है, मतलब लाइबिलिटी है। फिर 5,000 दिया तो अभी भी 3,000 की लाइबिलिटी बची है। फिर 2,000 भी दे दिया, फिर लाइबिलिटी खत्म। हाँ, शांति से आज रात को सोऊंगा, सारा उधार उधार। समझ में आई बात? अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस बताया था क्या होता है? सर कोई खर्चा पे करना है, हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिया, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। इसी तरह कोई खर्चा आपने कर दिया, आज आपने बेनिफिट उठा लिया और उसके लिए पेमेंट आप बाद में करेंगे। पेमेंट कब करेंगे? बाद में करेंगे। करनी तो पड़ेगी। अभी मैंने कहा ना भाई इंप्लॉइज हैं, इंप्लॉइज ने पूरे महीने काम किया, आज बैंक बंद है, ठीक है, बाद में पैसे निकाल के दोगे ना। इलेक्ट्रिसिटी पूरे महीने कंज्यूम की है, बिल पे करना है ना, आज नहीं करोगे कल पे करोगे, करोगे तो, ठीक है ना। तो जब एक्सपेंसेस आपने कर दिए लेकिन उन्हें पे नहीं किया, आगे पे करना होगा, तो वो भी आपकी लायबिलिटी बन गई और उनको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। डन है। तो आज मैंने आपके साथ बिजनेस एंटिटी एजम्पशन की, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, 3 टर्मिनोलॉजीज की आपके साथ, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। कैपिटल क्या? वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। प्लस लायबिलिटी, मतलब जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बार बार वो वाला एग्जांपल ध्यान में ले आइएगा। मेरे को क्या क्या चाहिए था? ऑफिस बिल्डिंग चाहिए थी, सिस्टम चाहिए था, फर्नीचर चाहिए था, टोटल 20 लाख रुपए चाहिए थे। तो 20 लाख रुपए का सामान चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, जिसमें से 12 लाख रुपए का तो ओनर ने डाल दिया, वो हो गया कैपिटल। 8 लाख रुपए का उसने कहीं से भी जुगाड़ किया, मेरे को दे दिया, तो 8 लाख रुपए की उसने जुगाड़ किया, मतलब लोन लिया, तो वो होगी लायबिलिटी, देनदारी। किसकी देनदारी? ध्यान से, किसकी देनदारी? बिजनेसमैन की नहीं, बिजनेस की देनदारी। बिजनेस के पर्पज से लोन लिया गया, ठीक है ना, तो बिजनेस की देनदारी, ठीक है। तो ये टोटल मिला के क्या बना? असेट्स। तो असेट्स की हम लोगों ने क्या बात कर ली? असेट इज ऑलवेज, ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आ गई है, ध्यान दीजिएगा, असेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहीं से हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल अपना, और अकाउंटिंग इक्वेशन से नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, होप सो पसंद आया होगा। थैंक यू।